आज हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है इसमें देखेंगे कि एक प्लेट दिया गया है। एक्चुअली में ये एक स्क्वायर शेप का प्लेट था, उसमें से एक स्क्वायर शेप का पार्ट जो है वो काट करके रिमूव कर दिया गया है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। ठीक है, जो ओरिजिनल स्क्वायर प्लेट था उसका साइड लेंथ था 2a और ये जो रिमूव किया गया है इसका साइड लेंथ है a। तो मैं क्या करता हूं कि इसको मैं कुछ उस तरीके से सोल्व करता हूं जैसे हम लोग किसी बड़े ऑब्जेक्ट से अगर छोटा मास रिमूव कर लिया जाता है, यानी कि उसके अंदर अगर होल होता है तो किस तरह से उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, वही वाला तरीका मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। इसमें अगर सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पोजीशन निकालना हो तो हम लोग ये यूज करेंगे mc/rc माइनस mh/rh डिवाइडेड बाई mc माइनस mh। ठीक है, मतलब कि mc का मतलब है कंप्लीट जो बॉडी था पूरा स्क्वायर प्लेट उसका मास, rc मतलब कंप्लीट वाले का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है ना, mh का मतलब हो गया होल या रिमूव्ड मास हो गया mh, और rh मतलब होल का पोजीशन है। ठीक है, तो जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट प्लेट है, उसका मास मैं कितना लूं। मैं इसमें देख सकते हैं इसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर प्लेट बन रहे हैं, एक का मास मैं स्मॉल m ले लेता हूं। ठीक है, तो अगर जब ये कंप्लीट होगा तो इसका मास एक्चुअली में 4m होना चाहिए। ठीक, होल का मास कितना होगा, होल का मास जो कि यहां से रिमूव कर दिया गया उसका मास m होगा। ठीक, अब RC यानी कि जो कंप्लीट प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर पड़ेगा, यहां पर। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये यहां से a डिस्टेंस पर पड़ेगा x डायरेक्शन में और a डिस्टेंस y डायरेक्शन में, इसका सेंटर मास पड़ेगा कंप्लीट वाले का, है ना। तो उसको लिखा जाएगा ai कैप प्लस aj कैप, है ना। उसके बाद होल का जो पोजीशन है, ये जो होल है एक्चुअली में इसका सेंटर मास पड़ेगा यहां पर, है ना। तो ये देखेंगे कि ये डिस्टेंस a है और ये a/2, तो ये जो हाइट है ये एक्चुअली में आएगा 3a/2। उसी तरह से यहां से ये a है और ये a/2, तो इधर से भी 3a/2 पर इस होल का सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 3a/2 i कैप प्लस 3a/2 j कैप। ठीक, अब इस फॉर्मूले में ये सारे वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो mc है 4m, rc है ai कैप प्लस aj कैप माइनस mh है m और rh के जगह पर ये रखेंगे। इसमें 3a/2 मैं कॉमन ले लेता हूं, सबसे अच्छा रहेगा 3a/2 i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई 4m माइनस m। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे पहले आई कैप वाला देखते हैं, है ना। आई कैप वाला कॉम्पोनेंट देखेंगे तो यहां पर आएगा 4ma और ये है 3/2ma, है ना। तो 4 और ये है 3/2 का मतलब कि 1.5, तो 4 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 2.5 रह जाएगा, है ना। तो 2.5 का मतलब 5/2 ma आई कैप। ठीक है, ये वाला आ गया और नीचे वाला तो है 3m आएगा। ठीक, उसके बाद अगला पार्ट j कैप वाला कॉम्पोनेंट देखेंगे तो ये है 4ma और इधर भी माइनस 3ma/2 j कैप, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी उतना ही आएगा 5/2 ma j कैप। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2, यहां पर एलसीएम लेंगे, नीचे जाएगा तो 2 × 3 6 हो जाएगा, है ना। और ये जो m है यहां से कॉमन लेकर के इस m से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा 5/6 a i कैप प्लस j कैप, है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो आ गया 5/6 a i कैप और 5/6 a j कैप, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। ठीक, इसके बाद जो अगला एग्जांपल है इसमें 5 आइडेंटिकल ब्रिक्स दिए गए, 5 homogeneous bricks each of length L are arranged as shown
ईच ब्रिक इज डिस्प्लेस्ड बाई डिस्टेंस L बाई 5 विथ रिस्पेक्ट टू वन इन कॉन्टैक्ट। जैसे ये ब्रिक है, इसका लेंथ है यहां से यहां तक L है ना, और इस ब्रिक के कांटेक्ट में ये वाला ब्रिक है, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये है L बाई 5 है ना। तो अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास लूंगा तो इसके मिड पॉइंट पर आना चाहिए है ना। इसका सेंटर ऑफ मास आएगा L बाई 2, यहां से, ये ओरिजिन है, ये हमने एक्स एक्सिस लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है, ठीक। तो इसमें हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्चुअली में हाइट इनका दिया नहीं है, तो हाइट अगर नहीं दिया है तो वर्टिकल हाइट जो है हम पता नहीं कर सकते सेंटर ऑफ मास का, हम लोग सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से L बाई 2 पर है, ये अगला ब्रिक का लेंथ भी L ही है ना, इस ब्रिक का लेंथ भी L है, इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर पड़ेगा, ठीक है, यहां से L बाई 2 इधर, इस एंड से L बाई 2 पर, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में ओरिजिन से L बाई 2 प्लस L बाई 5 डिस्टेंस पर पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास और इसके जस्ट यहां पर है ना, ये और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक लाइन में है। अच्छा, इसका और सबसे ऊपर एक ब्रिक है, वो दोनों का एंड एक ही जगह पर है, इधर भी है ना, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी एक ही लाइन में वर्टिकल। और ये बीच वाला है, देखेंगे कि ये वाले इस दूसरे वाले ब्रिक के कांटेक्ट में है, ये तीसरा वाला है ना, तो दूसरे वाले का एंड और तीसरे वाले का एंड के बीच का सेपरेशन L बाई 5 है ना, और इस एंड से L बाई 2 डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा है ना। सबका मास हम लोग m मान लेते हैं। अब अगर हमें इनके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, इस तरह से सबका लिखना है हमें, m5 x5 डिवाइडेड बाई सारा मास ऐड कर देंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 है ना। सबका मास तो m है, तो m इंटू x1, ये जो है इसका x कोऑर्डिनेट होगा L बाई 2 है ना, L बाई 2। अब देखेंगे कि इसका x कोऑर्डिनेट और सबसे ऊपर वाले का x कोऑर्डिनेट एक ही है ना, तो ऐसे 2 के बदले में मैं सीधे क्या करता हूं, लिखने के बदले में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें 2 बार ऐड हो गया, प्लस अब आते हैं इसके बाद है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से L बाई 5 प्लस L बाई 2 डिस्टेंस पर पड़ेगा है ना, तो ये हो जाएगा, उसका मास है m, मास m और डिस्टेंस लेंगे L बाई 2 प्लस L बाई 5 है ना, ये आ गया इसका। अब देखेंगे इसके जस्ट ऊपर एक और ब्रिक है यहाँ पर, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर है, दोनों का मास मोमेंट भी बराबर आएगा, तो ये क्वांटिटी 2 बार आएगा है ना, तो 2 बार आने से बदले में क्या करता हूं मैं, 2 बार ऐड करने के बदले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक। तो 2 ब्रिक का यहां पर हो गया, 2 ब्रिक का यहां पर हो गया, और एक जो है फिफ्थ वाला, ये जो बीच में है, उसका भी मास m और उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन देखेंगे L बाई 5 ये, फिर L बाई 5 ये, और फिर L बाई 2 ये है ना, तो ये हो जाएगा L बाई 2 प्लस L बाई 5 प्लस L बाई 5 डिवाइडेड बाई सबका मास ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5m है ना। तो अल्टीमेटली जो है सबको हम लोग ऐड करके एक बार देखें, तो जैसे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया है ना, तो ये तो हो गया m इंटू L प्लस यहाँ पर जो है 5 इंटू 2 मतलब 10 LCM ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 बाई 5 ml, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 5 और 2 का LCM लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 है ना, 10 आ जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, तो ये हो जाएगा 9 ml डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5m। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33 ml डिवाइडेड बाई
50m, तो m और m कैंसिल हो गया, ये हो गया 33L/50, है ना। ये आ गया इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, है ना। इसके बाद अगला एग्जांपल, ये जो अगला एग्जांपल है इसमें एक्चुअली में दो डिस्क हैं। एक डिस्क है जिसका रेडियस है 2r और एक दूसरा डिस्क है जिसका रेडियस है r, है ना। दोनों सेम मटेरियल से बने हैं। बड़े वाले डिस्क के ऊपर ये छोटा वाला डिस्क रखा गया है। छोटा वाला डिस्क कुछ इस तरह से रखा गया है कि दोनों का ये जो एज है वो यहां पर टच कर रहा है। छोटे वाले का एज और बड़े वाले का सेंटर यहां पर जो है कह सकते हैं कि यहां पर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम बन रहा है दो डिस्क का, इसका सेंटर ऑफ मास हमें लोकेट करना है। कहां से? जैसे ये बड़े वाले डिस्क का सेंटर हो गया, यहां से हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस पर इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, है ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये मान सकता हूं कि ये एक्चुअली में दो पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल है बड़ा डिस्क जिसका मास निकालेंगे सिग्मा इंटू पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, है ना। सिग्मा जो होता है ये होता है सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई करने से मास आता है। तो बिगर डिस्क जो है, बिगर डिस्क का मास निकालेंगे तो क्या करेंगे, सरफेस डेंसिटी में बिगर डिस्क का जो एरिया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। स्मॉलर डिस्क का मास निकालना हो तो सिग्मा इंटू छोटे वाले का एरिया, उसका एरिया आएगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस r है, ठीक। अब ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल है। बड़ा वाला पार्टिकल है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर, है ना। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, यहाँ पर रखेंगे मास ऑफ बिगर डिस्क। और छोटा वाला जो पार्टिकल है, कहे छोटा वाला डिस्क है, उसका सेंटर मास कहाँ पड़ेगा, इसके सेंटर पर, यहाँ पर रखेंगे मास ऑफ स्मॉलर डिस्क। मतलब छोटे डिस्क को एक पार्टिकल बनाकर यहाँ पर रख सकते हैं। डिस्क को अगर छोटा सा पार्टिकल बनाकर रिप्लेस करना हो तो कहाँ पर रखेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास पर। बड़े वाले डिस्क को एक छोटा सा पार्टिकल से रिप्लेस करना हो तो कहाँ रखेंगे, उसके सेंटर पर, ठीक है। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है ये है r, है ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि अपने पास दो पार्टिकल है, एक है जिसका मास है mb, दूसरा है जिसका मास है ms। दोनों के सेंटर का बीच का सेपरेशन है r, है ना, या सेंटर ऑफ मास का। चूंकि हमने इनको पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया, छोटा पार्टिकल बना दिया है, तो ऐसे कर सकते हैं दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है r। अब इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं यहाँ पर है, तो यहां से अगर x डिस्टेंस पर पड़ेगा तो यहां से r माइनस x डिस्टेंस पर पड़ेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है ये r है, ठीक। तो मैं यहां पर वो फॉर्मूला लगा सकता हूं दो पार्टिकल सिस्टम का। हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, m1r1 इज इक्वल टू m2r2, है ना। जैसे दो पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है जिसका मास है m1, यहाँ पर पार्टिकल है जिसका मास है m2, इनका सेंटर मास है यहाँ पर, है ना। इस पार्टिकल से r1 डिस्टेंस पर, इस पार्टिकल से r2 डिस्टेंस पर। तो m1r1 इज इक्वल टू m2r2 होता है। एक्चुअली में r1 बाई r2 होता है m2 बाई m1। r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है ना। मतलब जो हेवी मास होगा उसके पास में r छोटा हो जाएगा। r छोटा होने का मतलब उससे पास में सेंटर ऑफ मास पड़ता है। तो इस तरह से ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने अपने वीडियो लेक्चर में जो है डिराइव करवाया है। उस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज करते हैं ना, तो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। एम बी, ये m1 लेंगे, इसको r1 लेंगे, ये m2 हो गया और ये r2 हो गया, ठीक है। इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, पहले mb की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा सिग्मा पाई r स्क्वायर इंटू r माइनस एक्स। तो सिग्मा और पाई r स्क्वायर यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ से भी, ठीक। तो इधर बच गया 4x और इधर बचा है r माइनस एक्स, यानी 5x इज इक्वल टू r। तो x का जो वैल्यू है वो आ गया r बाई 5, है ना। यानी यहां से r बाई 5 डिस्टेंस इधर
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पड़ेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये जो एग्जांपल है एक्चुअली में आप देखेंगे कि एनुलर हाफ डिस्क है, मतलब जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क होता है तो उसका रेडियस एक ही होता है, ये पूरा जो है कंप्लीट होता है। इसमें क्या है, बीच में गैप है, यहां से एक सेमी सर्कुलर डिस्क छोटा सा R1 रेडियस का रिमूव कर लिया गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं एनुलर हाफ डिस्क। ठीक, अब इस एनुलर हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमें लोकेट करना है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग पहले करते थे कि इसका जो सेमी सर्कुलर शेप का जो सेंटर बनेगा इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस। ठीक, तो ये जो एनुलर डिस्क है इसका इनर रेडियस है R1, मतलब R1 रेडियस का यहां से सेमी सर्कुलर डिस्क रिमूव कर लिया गया, यहां मास नहीं है। ठीक, और आउटर रेडियस है R2, मतलब कि इसमें जो मास है वो यहां पर है, R2 रेडियस और R1 रेडियस के बीच में यहां पर मास है। ठीक, तो ये जो पार्ट बचा हुआ है इसी का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो सिमेट्री से हम लोग कह सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो 0 आएगा, y एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। तो हमें सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो जो होल वाला तरीका है ना, मतलब AMC RC माइनस MH RH वाला जो फॉर्मूला हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया था उस तरीके को यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन का, जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास हम लोग इंटीग्रेशन से फाइंड करते हैं, है ना। उसमें लिमिट रखते हैं 0 से R तक, इसमें बस खाली लिमिट चेंज कर देना है। लिमिट हम लोग इसमें R1 से R2 तक करेंगे क्योंकि मास जो है वो R1 से R2 के बीच में ही है ना। तो मैं इंटीग्रेशन वाले तरीके से इसको सोल्व करता हूं। मैं क्या करता हूं कि इस एनुलर डिस्क के अंदर एक स्मॉल r रेडियस का है ना, ये स्मॉल r रेडियस है और dr थिकनेस का एक रिंग ले लेता हूं। ठीक, तो ये एलिमेंट्री रिंग है, इस एलिमेंट्री रिंग का मैं मास निकालना चाहता हूं। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका लेंथ कितना होगा, अगर उसको सीधा करा जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका लेंथ आएगा पाई इंटू r इसका रेडियस है तो आधा सरकमफेरेंस है ये आएगा, और इसका थिकनेस हमने dr लिया हुआ है तो थिकनेस इसका dr हो गया। देखने में एक रेक्टेंगल जैसा ये लग रहा है ना। तो चूंकि ये एक प्लेट जैसा है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लोग सरफेस डेंसिटी डिफाइन करते हैं। सरफेस डेंसिटी यानी कि सिग्मा में इस रिंग का एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास आएगा। तो सिग्मा, इसका एरिया क्या होगा, ये जो रिंग है, रिंग का थिकनेस dr है ना और लेंथ पाई r। तो चूंकि रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है तो लेंथ इंटू थिकनेस, पाई r लेंथ हो गया और dr थिकनेस हो गया, ये आ गया इसका एरिया। तो ये इसका मास आ गया है ना। हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास का अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं, dm इंटू y डिवाइडेड बाई dm है ना। तो dm आ गया यहां से सिग्मा पाई r dr डिवाइडेड बाई, यहां भी सिग्मा वही आएगा पाई r dr। अब ये जो y है, y एक्चुअली में क्या होता है, जो भी हम लोग एलिमेंट कंसीडर करते हैं उस एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्चुअली में हमने ये जो एलिमेंट लिया है बहुत बड़ा है ना। इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो वेरी कर रहा है। यहां पर देखेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इधर जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा। जो मास है इस रिंग पर, यहां पर कोई छोटा सा पार्ट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट r के बराबर होगा, है ना। तो इसके लिए एक y है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि जो रिंग है इसको एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस करते हैं। छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे तो वो पार्टिकल कहाँ रखा जाएगा, उसके सेंटर ऑफ मास पर। और सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक्चुअली में 2r बाई पाई हाइट पर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एलिमेंट्री रिंग है उस रिंग का y कोऑर्डिनेट मैं बताऊंगा तो ये 2r बाई पाई बताऊंगा, क्योंकि इसका अगर एक पोजीशन बताना हो तो मुझे उसको एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस करना पड़ेगा। वो पार्टिकल यहां पर रखाएगा जिसका हाइट 2r बाई पाई है ना। तो y के जगह पर मैं यहां पर 2r बाई पाई रखूंगा। और इसमें इंटीग्रेशन कैसे करूंगा,
ये ऐसा एलिमेंट्री रिंग हमें लेना होगा यहां से लेकर के यहां तक, है ना, मतलब R1 रेडियस है R2 रेडियस, यह क्योंकि मास ही नहीं है। तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा यहां पर R1 से R2 तक, यहां भी R1 से R2 तक। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे सिग्मा पाई कैंसिल हो गया, है ना। तो इसमें 2/पाई अभी भी कांस्टेंट बचा हुआ है ऊपर वाले टर्म में, ठीक है। तो यहां बचेगा R इंटू आर, मतलब R स्क्वायर डी आर, लिमिट रखेंगे R1 टू R2, और नीचे जो है R डी आर बच गया है, यहां भी लिमिट रखेंगे R1 से R2 तक, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो 2/पाई। अब देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन आएगा R3/3, और जब लिमिट रखेंगे तो यह आएगा R2/3 माइनस R1/3, और इसका इंटीग्रेशन आएगा R²/2, जब लिमिट रखेंगे तो यह आएगा R2² माइनस R1²/2, ठीक। तो अल्टीमेटली जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो 2 है एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा 4/3 R2³ माइनस R1³ डिवाइडेड बाई R2² माइनस R1², ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वो ये आ गया, है ना, x कोऑर्डिनेट उसका 0 है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक प्रोजेक्टाइल दिया गया, एक्चुअली में कोई स्टोन है जिसको कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में। कहा यह गया कि प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स एट हाईएस्ट पॉइंट। ये जैसे ही ऊपर जाता है तो यहां जाकर के ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दोनों पार्ट चूंकि इक्वल हैं तो दोनों का मास भी इक्वल होगा, इसका मास भी m और इसका मास भी m, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जैसे ही वहां पर एक्सप्लोजन होता है, 2 पार्ट में टूटता है, तो एक फ्रैगमेंट जो है वो रेस्ट पर आ जाता है। 1 फ्रैगमेंट कम्स टू रेस्ट जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। एक जो है रेस्ट पर आने का मतलब कि जस्ट यहां से नीचे गिर जाएगा। फिर पूछा गया है देन हाउ फार द सेकेंड फ्रैगमेंट लैंड, और दूसरा वाला जो है ये भागेगा ऐसे, है ना। हमें पता है कि चूंकि इस सिस्टम पर लगने वाला कोई भी फोर्स चेंज नहीं हुआ है, mg पहले भी लगता था अभी भी लग रहा है, और कोई एक्स्ट्रा फोर्स आया नहीं है, यानी इस प्रोजेक्टाइल का जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी उसी पाथ को फॉलो करना चाहिए जिस पाथ पर उसको पहले जाना था टूटने से पहले। तो टूटने से पहले अगर ये जाता यहां पर, यानी कि इस पॉइंट पर गिरता, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां गिरता पहले, अभी भी उसका सेंटर ऑफ मास यहीं रहना चाहिए, ठीक। जबकि हमें पता है कि एक पार्टिकल गिर करके यहां आ गया है m मास का, या कह सकते हैं m/2 मास का, है ना। अगर यहां वाला पार्टिकल का मास m था तो ये 2 पार्ट में टूटेंगे, दोनों का मास आधा आधा हो जाएगा, m/2। तो एक रेस्ट पर आया, सीधे नीचे गिरेगा यहां पर, और अगला वाला जो है और आगे जाएगा इधर कहीं, इसका मास भी m/2 है, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये एक्चुअली में रेंज के इक्वल आता है ना, ये रेंज के इक्वल आता है। ये मैक्सिमम हाइट वाला पोजीशन है, तो ये डिस्टेंस आता है रेंज का आधा, है ना, यहां से यहां रेंज का आधा। अब ऐसा मान लिया जाए कि ये जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो यहां से x डिस्टेंस पर गिरा है ना। तो ये 2 ऐसे पार्टिकल हैं जिनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहां पर आना है। तो मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूं जो थोड़ा देर पहले बताया था, m1r1 = m2r2। इसका मास m1 यानी कि m/2, ये r1 हो गया, इसके लिए r/2 = इसका मास m2 यानी कि m/2, और इसका पोजीशन यानी कि x, ये r2 का काम करेगा। तो m1r1 = m2r2। देखेंगे m/2 कैंसिल, है ना। तो x का जो वैल्यू है ये r/2 आ गया, यानी ये भी r/2 हो गया। तो इसका पोजीशन पूछा गया है ओरिजिन से, तो देख सकते हैं कि ये रेंज है और ये रेंज का आधा आया है, यानी यहां से जो है फाइनल जो पोजीशन मैं बताऊंगा
तो बताऊंगा कि 3r/2 डिस्टेंस पर जाकर के लैंड करेगा। जहां पर r क्या है, रेंज है। रेंज का वैल्यू हम लोग पता करते हैं u² sin 2θ/g। इनफैक्ट थीटा 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री पर जो रेंज होता है वो मैक्सिमम आता है ना। थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो 2θ आएगा 90, साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा u²/g। u इनिशियल स्पीड दिया गया है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर, g का वैल्यू 10 रखेंगे, है ना, तो ये आ गया 40 मीटर, है ना, 40 मीटर आ गया। अब यहाँ पर r की वैल्यू रखते हैं 3/2 इंटू 40, तो ये देख सकते हैं कि ये 60 मीटर आ गया, यानी जहां से प्रोजेक्ट किया गया था वहां से 60 मीटर दूर जाकर के दूसरा वाला फ्रैगमेंट गिरेगा। ठीक, इसके बाद अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मास है 50 kg। इसके दोनों एंड पर दो जो है आदमी खड़े हैं। एक है आदमी ए जिसका मास दिया गया है 40 kg, दूसरा आदमी है बी, इसका मास दिया गया है 60 kg। ठीक, अभी शुरू में ये दोनों स्टेशनरी हैं, लेकिन ये चलना शुरू करते हैं, दोनों को मिलना है, तो मिलने के लिए चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ, और ये जा करके ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के मिड पॉइंट पर मिलते हैं। जब प्लेटफॉर्म के मिड पॉइंट पर मिलते हैं तो उस ड्यूरेशन में इस प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा ये हमें बताना है ना। कहा गया है 2 men standing at ends of a platform start moving and meet at mid point of platform, then find displacement of platform, है ना। तो ऐसा एक देखेंगे कि यहाँ पर ये हेवी मास है, ये इधर आ रहा है ना, तो ये प्लेटफॉर्म जो थोड़ा सा इधर खिसकना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि जो प्लेटफॉर्म है वो इधर खिसक गया, है ना। ओरिजिनली जो था प्लेटफॉर्म का ये वाला एंड यहाँ था, मैं ये मान रहा हूं कि इसका जो एंड है वो x से डिस्प्लेस हो गया राइटवर्ड डायरेक्शन में, मान लेते हैं। मेरे ख्याल से इधर जाना चाहिए। अगर बाई चांस x की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो हम लोग इसको यहां से पीछे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म यहां आ गया। अब चूंकि ये दोनों आदमी इसके मिड पॉइंट पर मिलते हैं, तो इसका मिड पॉइंट यहां पर पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो दिया गया है 6 मीटर, टोटल लेंथ है 6 मीटर, है ना। तो 6 मीटर होने का मतलब ये है कि ये जो एंड है यहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पर ये दोनों आदमी मिलेंगे। दोनों आदमी यहां पर आ गए, साथ में इस प्लेटफॉर्म का सेंटर मास भी यहीं पर है, यानी पूरा मास जो है वो यहां पर आ गया। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि चूंकि ये प्लेटफॉर्म जो है स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है ना, ऐसा बताया गया है क्वेश्चन में कि ये स्मूथ सरफेस पर रखा गया है। तो अगर ये दोनों आदमी प्लेटफॉर्म को अगर सिस्टम मान लिया जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये एक दूसरे पर जरूर फोर्स लगा रहे होंगे, वो फोर्स इंटरनल फोर्स कहलाएगा। चूंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास अगर पहले स्टेशनरी था तो अभी भी स्टेशनरी रहना चाहिए, ऐसा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। या मोमेंटम कंजर्वेशन से भी बोल सकते हैं कि नेट फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। अगर मोमेंटम 0 था पहले सिस्टम का तो बाद में भी 0 रहना चाहिए, यानी पहले अगर रेस्ट पर था सेंटर ऑफ मास तो अभी भी रेस्ट पर रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं शुरू वाले कंडीशन में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालता हूं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और बाद में भी निकालूंगा। दोनों जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो एक ही जगह पर होना चाहिए, है ना। तो पहले वाले केस में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालेंगे। जैसे ये आदमी है ना, ए, इसका मास है 40 लेकिन इसका पोजीशन है 0, क्योंकि ये हमारे ओरिजिन पर खड़ा है। इसको मैं इस लाइन को ओरिजिन मान रहा हूं। प्लस प्लेटफॉर्म का सेंटर मास इसके मिड पॉइंट पर होगा, उसका मास है 50 और यहां से पोजीशन आएगा 3 मीटर पर। टोटल लेंथ 6 मीटर है तो मिड पॉइंट पर उसका सेंटर मास पड़ेगा। प्लस 60 kg का आदमी है, 60 kg उसका मास और उसका पोजीशन लेंगे यहां से 6 मीटर, है ना, ये हो गया। डिवाइडेड बाई, मतलब मैंने क्या यूज किया, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया, है ना। तो ये देखेंगे, ये तो हो जाएगा 150, है ना, और ये आएगा 360। तो 150
और 360 को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 510 आ जाएगा। और नीचे जो है आप देख सकते हैं 60 + 40 100 और +50 150, ये आ गया। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल कर सकते हैं, 51/15। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 17/5 मीटर। ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है शुरू में, ठीक। अब चूंकि जब डिस्प्लेस्ड वाला केस है, उस केस में सेंटर, क्योंकि तीनों पार्टिकल कर सकते हैं, 2 आदमी और ये प्लेटफॉर्म, तीनों का मास यहां पर आ गया है प्लेटफॉर्म के मिड पॉइंट पर, है ना। तो अभी सेंटर ऑफ मास वहीं पर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास अभी जो है x+3 पर होना चाहिए, x+3 पर सेंटर ऑफ मास अभी होना चाहिए। पहले सेंटर ऑफ मास था 17.5 पर, सेंटर ऑफ मास चूंकि वहीं रहना है तो दोनों पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास का वो इक्वल होना चाहिए, है ना। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं 17/5 - 3, तो 17 - 15 / 5, तो ये आएगा 2/5 यानी कि 0.4 मीटर। तो 0.4 मीटर आया है और पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि हमने जिधर डिस्प्लेस करा था उधर ही वाकई में डिस्प्लेस हुआ होगा। अगर बाई चांस ये निगेटिव आता तो मैं ये कह सकता था कि प्लेटफॉर्म जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस होता। अगले 2 एग्जाम्पल जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है उससे रिलेटेड है। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है, आप देखेंगे फिगर में 3 पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। एक पार्टिकल ये है 2 kg का, जो कि y डायरेक्शन में 20 मीटर/सेकेंड से जा रहा है, ठीक। दूसरा पार्टिकल है 3 kg का, है ना, ये पार्टिकल है, ये x डायरेक्शन में 20 मीटर/सेकेंड से जा रहा है। और तीसरा पार्टिकल है ये जो कि 4 kg का है, ये z डायरेक्शन में, ये z डायरेक्शन है, ध्यान रखना है, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तो ये z डायरेक्शन वैसे इधर आएगा, इसको डायग्राम में हमने इधर दिखाया है। तो z डायरेक्शन में ये 20 मीटर/सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम है। ऐसा मान लिया जाए कि इन तीनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इनका मोमेंटम चेंज होने लगता है ना। तो इफ ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन 2 kg बॉल कम्स टू रेस्ट, 3 kg बॉल मूव्स विथ वेलोसिटी 10 I cap + 20 k cap, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड बॉल, है ना। तो चूंकि इन तीनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, कोई चौथा पार्टिकल है नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों पर लगने वाले सारे फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस पर 0 है ना। तो इन तीनों पार्टिकल को मिला करके मैं एक सिस्टम मानता हूं, तो उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया जा सकता है ना, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या करना चाहिए, हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, पहला पार्टिकल है 2 kg का, तो इसका मास इंटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है 20, ये j कैप, ठीक है। दूसरा वाला पार्टिकल ये है, इसकी जो वेलोसिटी है 20 है और मास है 3, तो 3 × 20 I कैप, प्लस जो तीसरा वाला है ना, तीसरे वाले का मास है 4 kg और इसकी वेलोसिटी भी 20 है, 20 k कैप, ठीक है। तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया तीनों का मिला करके, ठीक है। फाइनल मोमेंटम लिखना हो तो पहले वाले का यानी कि 2 kg वाले का मोमेंटम जो है वो 0 है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। कहा गया 2 kg बॉल जो है वो रेस्ट पर आ गया है, तो 2 × 0। जो दूसरा वाला है 3 kg वाले का, इसका यहां पर मोमेंटम बताया गया है, मतलब वेलोसिटी बताया गया है। तो मास इसका 3 kg है और वेलोसिटी है 10 I कैप + 20 k कैप, यह है। और जो तीसरा वाला पार्टिकल इसका मास है 4 kg,
इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है 4 इंटू वी। मान लेते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है। तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया तीनों का मिला करके, और ये फाइनल मोमेंटम हो गया तीनों का मिला करके। इसमें से हमें v का वैल्यू पता करना है। जो तीसरा वाला बॉल है यानी 4 kg का, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो यहां पर देखेंगे ये आ जाएगा, ये हो गया 40 j कैप, ये हो जाएगा 60 I कैप प्लस 80 k कैप इज इक्वल टू, ये तो 0 है, यहां पर आ जाएगा 30 I कैप प्लस 3 इंटू 20 यानी कि 60 k कैप प्लस 4 इंटू वी। अब ये जो v है ना, v की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों को इधर ले आते हैं, है ना। तो इन दोनों को इधर ले आने से 4v जैसे उधर ही रखते हैं पहले, तो क्या आएगा 40 में से ये 40 है, तो ये तो 40 इधर कोई j कैप वाला है नहीं, तो ये तो 40 j कैप रह जाएगा। 60 I कैप में से 30 I कैप माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 30 I कैप, है ना। और ये जो 80 k कैप है इसमें से 60 k कैप माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 20 k कैप, इधर बचेगा 4v, है ना। तो जो v है ये आ जाएगा, यहां से कर सकते हैं 30/4, 30/4, या पहले ऐसे ही रहने देते हैं 30 I कैप प्लस 40 j कैप प्लस 20 k कैप डिवाइडेड बाई 4, है ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, है ना। इसका और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 50, फिर 50 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट, 50 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं। यह आएगा 2500 और यह आएगा 400, 2900 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो यह आ जाएगा 10/4 रूट 29 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड आ गया, बाकी वेक्टर फॉर्म में चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में जितने भी सरफेसेस दिए गए हैं सारे स्मूथ हैं। एक वेज है, वेज में एक शेप बना हुआ है, देखेंगे सर्कुलर शेप बना हुआ है। यहाँ पर सर्कुलर क्या कहेंगे, सिलिंड्रिकल शेप है एक्चुअली में, है ना। ये सिलेंडर का जो क्वार्टर पार्ट है, ये पार्ट दिख रहा है, वैसे बाकी सर्कुलर पूरा बन रहा है ना क्रॉस सेक्शन। तो सर्कुलर पोर्शन का 3 पार्ट गायब है, एक पार्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर एक छोटा सा क्यूबिकल शेप का एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, उसको यहाँ से रिलीज किया जाता है। इसका साइज बहुत ही छोटा लेना है हमें, ठीक। अब छोटे साइज का है, इसको यहाँ से रिलीज किया, तो जब ये इधर चलेगा तो इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये इधर चलने लगेगा। जब ये जा करके यहाँ से इधर भागेगा तो ये भी इधर भागेगा। हमें बताना है कि जब ये ब्लॉक यहाँ से इधर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। कहा गया है क्यूब इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप एज शोन इन फिगर, ऑल द सरफेसेज आर स्मूथ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ क्यूब व्हेन इट लीव्स द वेज। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूँ, है ना। एक दूसरा फिगर बना लेते हैं, होगा ऐसा कुछ यहाँ पर, है ना। ये कुछ ऐसा शेप बनेगा। ये छोटा वाला जो ब्लॉक है यहाँ से मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो ये जो है ये पीछे जा रहा होगा u वेलोसिटी। इसका मास है कैपिटल M और क्यूब का मास है स्मॉल m, ठीक। इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पर है, तो अगर इन दोनों को सिस्टम माना जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में जरूर है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनके पास जो है सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि एक ब्लॉक जो है नीचे आ रहा है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराया जा सकता है ना, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और वो भी कब, जब ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देगा, है ना, उसके बाद और उसके पहले में।
तो इनिशियली अगर देखा जाए तो इनिशियली इनके पास मोमेंटम था 0 क्योंकि ये चल नहीं रहे थे, और फाइनली देखा जाए तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनली ब्लॉक का मैं लिखूंगा m इंटू वी और वेज का लिखूंगा m इंटू माइनस यू। इसकी वेलोसिटी निगेटिव साइड में है इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूं। तो यहां से u का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा m v डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ये तो u आ गया, लेकिन अभी इसमें से हमें v भी नहीं पता है, तो कैसे पता करेंगे? हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। जब ये ब्लॉक यहां से यहां आएगा तो देख सकते हैं कि जो r रेडियस है इतना हाइट ये नीचे आ रहा है ना, इसका साइज हमने छोटा लिया हुआ है, तो इतना नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इस छोटे वाले ब्लॉक की कम होगी बाई mgh। एच के जगह पर हम लोग आर रख सकते हैं। इतना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और इतनी ही काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास आई होगी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है और काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी? छोटे वाले ब्लॉक का हाफ mv² और बड़े वाले वेज का हाफ mu²। दोनों का काइनेटिक एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है वो दोनों को काइनेटिक एनर्जी देने में लगा है ना। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हमें इसमें से v की वैल्यू निकालनी है, तो u को इलिमिनेट करेंगे। हाफ mv² प्लस m/2 u के जगह पर यहां से रखेंगे आएगा m² v² बाई कैपिटल M²। तो ये m और ये m कैंसिल हो गया है ना। तो यहां बचेगा mgr इज इक्वल टू, इसमें से 1/2 m/2 और v² कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां पर एक स्मॉल m बचेगा, एक कैपिटल M भी बचेगा है ना। ये आया, तो इसमें से ये स्मॉल m कैंसिल हो गया है ना। तो यहां से v का वैल्यू निकाला जा सकता है। v का जो वैल्यू आएगा है ना, ये आ जाएगा 2mgr डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M का रूट है ना। ये आ गया यहां पर वेलोसिटी। ठीक।